तो चलो आज जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है ना, दैट इज मीटिंग्स। ठीक है, मीटिंग्स हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब समझ लो तुम्हारे एग्जाम में इसमें से आना ही आना है। ठीक है, अच्छा मीटिंग्स, कंपनी में भी मीटिंग्स होती हैं, कुछ पता है, कभी सुना है कंपनी की मीटिंग्स के बारे में? हाँ जी, क्या होती है कंपनी की मीटिंग, बताओ क्या होती है कंपनी की मीटिंग? बोर्ड की मीटिंग, अच्छा, और कुछ? जनरल मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग, और कुछ? एजीएम, अच्छा, और कोई मीटिंग जो सुनी हो पहले? हाँ जी, यही सुनी है, जनरल मीटिंग्स एंड बोर्ड मीटिंग्स। एक कंपनी में बच्चे 5 तरीके की मीटिंग्स हो सकती हैं, और उसमें से अगर मैं आज जो हम मीटिंग्स करेंगे वो हम कौन सी कैटेगरी वाले करेंगे? जनरल मीटिंग्स करेंगे। देखो पहले कौन से 5 तरीके की मीटिंग्स होती हैं, पहले उसको एक ओवरऑल देखते हैं। देखो एक तो जो अभी आप लोगों ने बोला कि कौन सी मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी जो मैं लिख रही हूं यहाँ पे, बोर्ड मीटिंग। हाँ जी, दूसरी कैटेगरी कौन सी बोली है आप लोगों ने? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग यानी कि जो मेंबर्स की मीटिंग होती है, यानी कि शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होगी। दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? जनरल मीटिंग। एक तीसरी कैटेगरी की भी कंपनी होती है, जिसे मीटिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं कमिटी मीटिंग्स। कभी सुना है कमिटी मीटिंग्स के बारे में? क्या होती है कमिटी मीटिंग? अभी तो सपोज करो मुझे कंपनी में एक शेयर होल्डर ग्रीवियंस कमेटी बनानी है। शेयर होल्डर ग्रीवियंस मतलब समझ में आया ना, कि भाई शेयर होल्डर्स को कोई भी समस्या हो तो वो जाके क्या करे, उस कमेटी से बात करे। अब मैंने कमेटी तो बना दी, लेकिन उस कमेटी को लुक आफ्टर कौन करेगा? उस कमेटी को देखेगा कौन? कोई तो चाहिए सुपरवाइज करने के लिए, उसको हेड करने के लिए। तो मेरे यहाँ 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, मैंने उसी में से 2 डायरेक्टर्स को बोला कि सर आप ये कमेटी भी देख लो। उन्होंने कहा ठीक है, 2 महीने में एक बार तो मीटिंग करनी है उसकी, कोई बात नहीं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे मेरे, उन्हीं में से कुछ डायरेक्टर्स को मैंने किसका हेड बना दिया? कमेटी का भी हेड बना दिया। अब ये कमेटी की भी तो मीटिंग्स होंगी, नहीं होंगी? बिना मीटिंग से कोई काम हो सकते हैं? ठीक है, चाय समोसे इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द मीटिंग, मगर उसके अलावा डिसीजंस भी किस में होंगे? मीटिंग में होंगे ना। तो कमेटी की भी तो मीटिंग होगी कि भैया ये समस्याएं आई हैं और इनका ऐसे हमें निवारण करना है। तो तीसरे तरीके की जो मीटिंग्स है वो कौन सी होगी? कमेटी मीटिंग। आप किसी भी तरीके की कमेटी बना सकते हो, आपको जिसकी रिक्वायरमेंट लगे कंपनी में। ठीक है, और उस कमेटी का हेड आप किसी ना किसी डायरेक्टर को ही जनरली बना देते हो। तो तीसरी तरीके की मीटिंग्स हो गई कमेटी मीटिंग। अच्छा जी, जनरल मीटिंग्स की भी अगर मैं बात करूं तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो हमें पढ़नी है अपने चैप्टर में। पहली कौन सी? एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि जो सालाना होगी, एनुअली होगी। नहीं होगी तो कंपनी डिफॉल्टर हो जाएगी, एजीएम। ठीक है, 2 क्लासेस लगती है सिर्फ किसको पढ़ने में? एजीएम। और दूसरी मीटिंग हो गई जनरल मीटिंग में ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी कि जब जरूरत है तब इसको कर लो। तो ये कितने तरीके की मीटिंग हुई? 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन, 2 उसके नीचे, और चौथी क्लासिफिकेशन इसमें आती है बच्चे क्लास मीटिंग। अच्छा, क्लास मीटिंग सुना? ये नहीं कि ये क्लास है इसकी चलो मीटिंग करते हैं, ये वाली क्लास मीटिंग नहीं है। हाँ जी, कुछ आइडिया? एनी आइडिया? देखो आपकी कंपनी में वैरायटी ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हो सकते हैं, फिर आपके क्रेडिटर्स भी वैरायटी के हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, है ना, और आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, तो सबको पता है ना, डिबेंचर्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड, है ना। तो अगर मुझे खाली डिबेंचर होल्डर से बात करनी है, मुझे लग रहा है शेयर होल्डर्स को बुला के क्या करूंगी मैं? आएंगे फालतू में, 100 मेरे शेयर होल्डर है, उनके लिए भी समोसे मंगाओ, चाय मंगाओ। डिबेंचर होल्डर मेरे 20 हैं, उनको बुलाऊं, उनसे बात करूं, सीधी सी बात है, शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं खाली डिबेंचर होल्डर्स को बुला रही हूं तो वो फिर मेरी क्या हो गई? क्लास मीटिंग हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को बुला रहे हो तब वो क्या है? वो क्लास मीटिंग है। अब जैसे मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को लेके बात करनी है, इक्विटी वालों को बुला के क्या करूंगी? इक्विटी वाले तो कहेंगे मैडम क्यों दे रहे हो, 2 ही मत, लायक ही नहीं है डिविडेंड मिलने में, आप कह रहे हो जी बढ़ा देते।
वो तो और उल्टा काम खराब करेंगे। तो मुझे प्रेफरेंस वालों से बात करनी है तो मैं किसको बुलाऊंगी? प्रेफरेंस वालों को। तो वो मेरी क्या होगी? क्लास मीटिंग होगी। तो क्लास मीटिंग जब मैं किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को इनवाइट कर रही हूँ और बुला रही हूँ, ठीक है। तो दीज आर दी ब्रॉड 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ मीटिंग जो कि एक कंपनी में होती है। और हमें इस चैप्टर में कौन सी कैटेगरी पढ़नी है? ये वाली कैटेगरी, ठीक है जी, यानी कि एजीएम एंड ईजीएम। अब मैंने कहा जनरल मीटिंग में कौन आता है? मेंबर्स आते हैं, नहीं, बोर्ड मीटिंग में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उसमें शेयर होल्डर्स नहीं आते। ये जनरल मीटिंग ऐसी है जिसमें मेंबर्स भी आएंगे, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आएंगे, मतलब आपके चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, चाहे वो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हों, शेयर होल्डर्स तो आएंगे ही आएंगे, आपके ऑडिटर्स भी आएंगे। ऑडिटर्स के लिए जनरल मीटिंग अटेंड करना क्या होता है? कंपलसरी होता है। भैया पूरे साल का लेखा जोखा किसने चेक किया है? ऑडिटर ने चेक किया है, तो उसको नहीं बुलाएं एजीएम में? वही तो जवाब देगा कि भैया कंपनी ने पूरे साल में क्या किया क्या नहीं किया। तो हम कहते हैं जनरल मीटिंग में मेनली 3 तरीके के लोग आते हैं। देखो, पहला कौन हो गया आपके? शेयर होल्डर्स, मेंबर्स। शेयर होल्डर्स और मेंबर्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी जब मेंबर्स का चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, वहां पे समझाऊंगी। अभी तुम फिलहाल इसको एक ही मान के चलो कि शेयर होल्डर्स और मेंबर्स क्या है? एक ही है। बट देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन दीज टू। जरूरी नहीं है कि अगर आप शेयर होल्डर हो तो आप मेंबर भी हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप मेंबर हो तो आप शेयर होल्डर भी हो, ठीक है। लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए हम इसको सेम लेकर चलते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? कौन आएगा इस मीटिंग में? सारे डायरेक्टर। जवाबदेही तो नहीं किया भैया शेयर होल्डर्स को। पूरे साल कामकाज किया किसने है? डायरेक्टर्स ने। शेयर होल्डर्स तो साल में एक बार आते हैं, हल्दीराम का डब्बा लेके चले जाते हैं। मैंने बहुत सारी एजीएम कंडक्ट की हैं अलग अलग कंपनीज की, तो अभी जब एजीएम पढ़ेंगे, ईजीएम पढ़ेंगे, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल भी बताऊंगी कि एग्जैक्टली होता क्या है इसमें। यहाँ पे तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट वहाँ पे चीजें बड़े अलग ढंग से होती हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर्स हो गए। और तीसरी कैटेगरी मैंने तुम्हें क्या बताया? कौन आएगा यहाँ पे? ऑडिटर, ठीक है जी। तो ये 3 लोग क्या करते हैं? एजीएम को अटेंड करते हैं। कैसी मीटिंग है ये? एजीएम, एजीएम की बात कर रही हूँ, ये एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है जी। साल में करनी है इन ईच एंड एवरी कैलेंडर ईयर। जैसे अपना हैप्पी बर्थडे हर साल मनाते हो, कोई साल छोड़ता है तुम्हारा, मतलब छूटता है कोई साल? अगर किसी साल तुम्हारा बर्थडे ना बने तो घर में हंगामा मचा दोगे तुम। गिफ्ट ना मिले तो गंगा जमुना बह जाएंगी आंखों से। कितने बच्चों के साथ होता है ऐसा? अगर बर्थडे ना बने तो बस हल्ला। हाँ, नहीं मतलब फ्रेंड्स के साथ ही मने, या आराम से घर में बैठ के टीवी देखते हो? अरे तुम बड़े शरीफ हो सारे। कोविड की वजह से मन ही नहीं पा रहा 3 साल से। वो तो सो सैड, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोविड से पहले की बात करो, बनता है सबका। चाहे फ्रेंड्स के साथ जाओ या कुछ भी करो, मूवी देखने चले जाओ, पार्टी दे दो, या घर पे सबको बुला के पार्टी कर लो, लेकिन बर्थडे पे कुछ ना कुछ करते जरूर हो। विशेष जरूर आएंगी रात के 12 बजे, तुम्हें नींद आ रही होगी और फोन बज रहे होंगे। होता है ऐसा? देखो कितनी जोर से मुंडी हिली है। हाँ, नींद नहीं आती खुशी के मारे कि मेरा बर्थडे है? अच्छा चलो बढ़िया। हाँ, विश करने वाला कोई स्पेशल हो तो। हाँ चलो ठीक है। तो अब जैसे बर्थडे तुम्हारा हर साल मनता है भैया, नहीं छूटता, ऐसे ही कुछ हमारी एजीएम हमारे हैप्पी बर्थडे की तरह कि बनेगी ही बनेगी। अगर तुम 20 इयर्स के हो तो तुम्हारे 20 हैप्पी बर्थडे आए होंगे, पक्की बात। ना तो 21-22 हुए होंगे, ना 16-17 हुए होंगे। जितने साल के हो उतने साल के तुम्हारे हैप्पी बर्थडे आए हैं। तुमने मनाए नहीं मनाए अलग बात है, मगर उतने बर्थडे आए। सिमिलर इज द केस विद द कंपनी। कंपनी जितनी पुरानी है उसके उतने नंबर ऑफ ईयर्स के बराबर उसकी नंबर ऑफ एजीएम होगी ही होगी। अगर एक कंपनी 20 साल पुरानी है तो उसकी 20 एजीएम हुई ही होगी। क्योंकि कैसे हो रही है? सालाना। चाहे 2 साल की इकट्ठा कर दो एक साल में, वो भी पढ़ेंगे अभी कैसे, लेकिन नंबर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कंपनी 20 साल पुरानी तो कितनी एजीएम? जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना, बेटा इस बार का बर्थडे गिफ्ट अगली बार मिला के बड़ा वाला दे देंगे, दे दो कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन बर्थडे का नंबर चेंज नहीं होगा। तो सिमिलर इसी केस कि आप एक ही साल में 2 एजीएम कर लो, वो कैसे हो सकता है अभी देखेंगे, लेकिन नंबर सेम रहेगा। अगर 20 साल पुरानी कंपनी है तो एजीएम हमारी कितनी होंगी? 20 ही होंगी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा ईजीएम पे।
अच्छा कोई इमरजेंसी आ जाए, पड़ोस में बवाल हो जाए, पड़ोस के लड़के ने पड़ोस की लड़की को छेड़ दिया, टिंकू ने मिंकू के दांत तोड़ दिए, है ना, मम्मी आ जाती है एकदम लड़ने, एकदम वो रानी लक्ष्मीबाई बन के, मेरे बेटे को मेरी बेटी को, है ना। हाँ जी, तो सबसे पहला कॉल किसको होता है? पापा को। नहीं, अगर मोहल्ले में लड़ाई हो जाए अच्छी वाली, फूफा को, वो आएंगे लड़ने। अच्छा, पुलिस को, है ना। फिर पुलिस आती है, समझाती है, दिल्ली पुलिस तो बड़ी कोऑपरेटिव रहती है ना, समझाएगी, काउंसलिंग करेगी, नहीं जी सर जी मान जाओ, होता रहता है, ऐसा है, ठीक है ना। तो पुलिस का क्या नंबर होता है? 100 नंबर, है ना, इमरजेंसी। तो ये भी हमारी इमरजेंसी मीटिंग ही है, तो इसका भी सेक्शन भी कौन सा है? 100 ही। याद रहेगा ईजीएम का सेक्शन, ठीक है ना। तो ईजीएम में हम ये कहते हैं कि सेक्शन 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। ये हमेशा नहीं होती, पुलिस को हमेशा थोड़ा ना बुलाते हो यार, हर हैप्पी बर्थडे में बुलाते हो पुलिस को, और भैया ना आए तो अच्छा है, आके तुम्हारा म्यूजिक और बंद करा देगी, है ना। वो पुराने लोग कहते हैं ना कि कोर्ट कचहरी और एक पुलिस थाना, या इनके चक्कर ना कटवाए कोई, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा हम बुलाना नहीं चाहते उसको। तो ईजीएम तो जब बहुत इमरजेंसी हो जाए, अभी एजीएम होके चुकी है और मुझे कोई काम पड़ गया और मुझे पता है कि मेरी अगली एजीएम में क्या है, अभी बहुत टाइम है, मैं काम को टाल नहीं सकती, तब मैं क्या करूंगी? ईजीएम करूंगी। ईजीएम में भी बुला मैं मेंबर्स को रही हूँ, यानी कि ईजीएम कब होगी? बिटवीन 2 एजीएम। ये हो सकता है कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में कभी ना हुई हो सकता है तुमने आज तक कभी पुलिस को कॉल ना किया हो, अच्छी बात है, जरूरत ना पड़ी हो, है ना। तो ईजीएम का ऐसा नहीं है कि जितने साल पुरानी कंपनी तो उतनी मीटिंग्स होंगी, हो सकता है बहुत सारी हुई हो, 10 साल पुरानी कंपनी में 25-30 ईजीएम्स हुई हो, और हो सकता है एक भी ना हुई हो, क्योंकि ये क्या है? एज पर रिक्वायरमेंट। हाँ जी, ये थोड़ा सा बेसिक समझ में आता है, एजीएम और ईजीएम का डिफरेंस। एजीएम एनुअली हर साल होनी ही होनी है, तुम्हारे हैप्पी बर्थडे की तरह। ईजीएम इज लाइक अ पुलिस, भैया जब जरूरत है तो बुलाओ, नहीं जरूरत है तो बहुत अच्छी बात है, बुलाने की जरूरत ना पड़े। बच्चे प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, अगर एक लार्ज स्केल कंपनी है तो उसकी मीटिंग बुलाना इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। मतलब बकायदा जब मैं मीटिंग कंडक्ट करती थी तो मुझे 3-3.5 महीने पहले बजट अलॉट हो जाता था कि मैडम इतना बजट है मीटिंग का, आपको मीटिंग इतने में निपटानी है। और वो बजट पे मेरी लड़ाई होती थी, मैंने कहा तुमने क्या, तुम चिंती चोरी करवाते हो मुझसे, इतने में मीटिंग कैसे हो जाएगी? मगर कंपनीज ऐसी ही होती हैं, ठीक है ना, मैडम इतना बजट है, इतने में ही आपको मीटिंग कंडक्ट करनी है पूरी। तो इट्स अ एक्सपेंसिव अफेयर। आपको वेन्यू बुक करना है, आपको सारे पंडाल लगाने पड़ेंगे, लिटरली पंडाल लगते हैं, तो तुम्हारे घर में शादी के पंडाल लगते हैं ना, ऐसे पंडाल लगते हैं, ठीक है। पंडाल वाले भी ना मांडवाली नहीं करते मीटिंग में, और ये तो कंपनी की मीटिंग है मैडम, आप क्यों पैसे कम करा रहे हो? लिटरली आंसर आते हैं वहां से, अरे कंपनी बड़ी कंपनी है जी, छोड़ो मैडम इतने में कर लो। तो पंडाल भी महंगे मिलते हैं, हर चीज महंगी मिलती है, और आपको बकायदा सबकी सिटिंग अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तुम्हारे शेयर होल्डर्स आएंगे, हल्दीराम के डब्बे तो कम से कम दोगे, देखो साल में एक बार बुला रहे हो, खाली हाथ भेज दोगे अच्छी बात नहीं। कई कंपनीज तो लंच भी कंडक्ट करती हैं, भाई आए हो तो लंच करके जाओ, बट मेरी पता नहीं जितनी कंपनी से पाला पड़ा सारी पटीझरी थी। मैडम हल्दीराम के डब्बे के, वो पड़ोस का जो छोटा वाला बीकानेर है ना, उससे डब्बे बनवा लो। मैंने तुम ना सारे कांड मुझसे ही करवाओ। तो हल्दीराम के डब्बे दोगे, कुछ चाय कॉफी का इंतजाम कराओगे, और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आता है वेन्यू। अगर आपकी लार्ज स्केल कंपनी है, आपको पता है कि आपका 4-5 हजार शेयर होल्डर्स का भी बेस है, तो उतने लोगों के लिए वेन्यू ही क्या हो जाता है एक्सपेंसिव। फिर आप सबको नोटिस भेजोगे, न्योते भी तो भेजोगे, सपने तोड़ना आ रहे तुम्हारे शेयर होल्डर्स को, है ना। और न्योते भेजना कितना एक्सपेंसिव है, एक कुरियर का चार्ज 15 रुपए 20 रुपए, और अगर मैं इतने लोगों को भेज रही हूँ सोचो, ठीक है ना, कितना स्टाफ लगेगा, कितनी स्टेशनरी लगेगी, कितने एक्सपेंसेस लगेंगे। तो ईजीएम ना कोई कंपनी ऐसे ही नहीं बुलाती है, ईजीएम जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होती है तब बुलाई जाती है। एजीएम बुलाना तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम टाल नहीं सकते, ठीक है। तो ईजीएम कोई भी कंपनी आसानी से नहीं बुलाती। अब जब हम मीटिंग की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं इसमें 3 टर्म्स आती हैं, वो 3 टर्म्स समझो क्या है मीटिंग्स में, क्योंकि ये आगे तक चलने वाली है। पहली टर्म इसमें आती है प्रॉपरली कॉल्ड, दूसरी इसमें आती है प्रॉपरली कन्वीन्ड, तीसरी इसमें आती है प्रॉपरली कंडक्टेड।
ठीक है जी। प्रॉपरली कॉल्ड की पहले लिख लो इसमें क्या होता है, फिर अभी समझाती हूँ। प्रॉपर नोटिस, प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपरली कन्वीन्ड, इसमें फिर दो बातें आ गई। प्रॉपर चेयरमैन, प्रॉपर कोरम, प्रॉपरली कंडक्टेड, इसमें फिर दो चीजें आ गई। पासिंग एंड मूविंग रेजोल्यूशन प्रॉपरली, एंड सेकेंड इज प्रॉपर वोटिंग। ठीक है, ये नोट करो, फिर इसे समझाती हूँ कि इनके टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, चलो। यस लक्ष्य, आपको कुछ पूछना है बच्चे? या गुड आफ्टरनून वर्णिका, कंशिका, मंजोत, पायल, दीपाली, यश, माया, खुशी, सोनम, लक्ष्य, शिवांगी, वेरी गुड आफ्टरनून। नोटेड? चलो, अब प्रॉपरली कॉल्ड में देखो। कॉल्ड का क्या मतलब होता है? बुलाना, कहते हैं कॉल दी कॉप्स, कॉल दी पर्सन, है ना। तो कॉल्ड का मतलब है बुलाना। हम कहते हैं एक मीटिंग तभी प्रॉपरली कॉल्ड मानी जाएगी जब उसका क्या गया है, प्रॉपर नोटिस दिया है। और नोटिस देना किसे चाहिए था? प्रॉपर अथॉरिटी को। तो प्रॉपर अथॉरिटी ने दिया। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर अथॉरिटी हियर? अगर एक कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही है तो आपको क्या लगता है नोटिस कौन देगा? कंपनी का पियोन, कंपनी का अकाउंटेंट, कंपनी का एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, कौन देगा? सीईओ भी नहीं देता, सीएस देगा। डायरेक्टर्स दे सकते हैं, या तो डायरेक्टर्स के साइन होंगे या फिर सीएस के साइन होंगे, तब उसको क्या माना जाएगा? प्रॉपर अथॉरिटी माना जाएगा कि हाँ भाई नोटिस किसने इशू किया? प्रॉपर अथॉरिटी ने किया। ठीक है, और बकायदा नोटिस जाना चाहिए और 21 दिन पहले जाना चाहिए। अभी नोटिस पढ़ेंगे सेक्शन 101, आगे जाके उसकी सारी डिटेल्स पढ़ाऊंगी कैसे उसके डेज कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रॉपर नोटिस होना चाहिए और प्रॉपर अथॉरिटी जब उसको भेजेगी तभी हम मानेंगे कि मीटिंग कैसे हुई है, प्रॉपरली कॉल्ड हुई, यानी कि तरीके से मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, दूसरा देखो प्रॉपरली कन्वीन्ड। कन्वीन्ड का क्या मतलब होता है? मतलब स्टार्टिंग जिसे कहते हैं ना, प्रॉपरली स्टार्ट करा दी गई। कहते हैं ना भाई, इनिशियल होता है धक्का मारना, फिर तो गाड़ी चली जाती है। तो वो धक्का जो है वो कौन मारता है? चेयरमैन मारता है। सबसे पहले चेयरमैन मीटिंग को क्या करता है? एड्रेस करता है कि भाई सारे डायरेक्टर्स आए हुए हैं, ये हमारे शेयर होल्डर्स आए हुए हैं और हमें मीटिंग में ये काम करने हैं। सबसे पहले मीटिंग को एड्रेस कौन करता है? चेयरमैन। और आपकी हर जनरल मीटिंग में चेयरमैन होना कंपलसरी है। अगर डायरेक्टर्स में से कोई अवेलेबल नहीं है, कोई ऑफिशियल बंदा अवेलेबल नहीं है, तो मेंबर्स में से ही कोई चेयरमैन ढूंढ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपकी जनरल मीटिंग का क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा। लेकिन चेयरमैन होना जरूरी है, बिना चेयरमैन के कोई भी जनरल मीटिंग कभी भी नहीं हो सकती है। तो यानी कि ये चेयरमैन प्रॉपर होना चाहिए। चेयरमैन पे भी अभी सेक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है, डिटेल में। फिर प्रॉपर कोरम होना चाहिए। अब सपोज करो मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, सारे डायरेक्टर सज धज के सूटेड बूटेड ऐसे बैठे हुए हैं स्टेज पे। ऐसे ही होता है, उनके लिए बकायदा एक वो स्टेज बनता है, वहां पे वो बैठते हैं सारे। ठीक है, अब डायरेक्टर्स वगैरह सब बैठे, अब बैठ के वेट कर रहे हैं कोई तो आए। ठीक है ना, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, कोई नहीं आया। हाँ, छोड़ने हल्दीराम का डब्बा लेने कौन जाएगा? हमारे पास बड़ा पैसा है, कोई शेयर होल्डर नहीं आया। अब मीटिंग में कोई शेयर होल्डर आया ही नहीं। हाँ जी, क्या ना है, कॉल इट अ जनरल मीटिंग। या चलो भूले भटके एक आ गया, वो भी बेचारा देख के हैरान परेशान, कोई आया ही नहीं, मैं ही इतना वेला, मैं ही आ गया। बट फायदा होगा उसको, 6-7 डब्बे मिल जाएंगे हल्दीराम के। तो
अगर एक मेंबर आया या एक भी नहीं आया, कैन आई से दैट मीटिंग हैज बीन कन्वीन्ड? लोग तो होने चाहिए ना। देखो मीटिंग का मतलब ही कम से कम 2 लोग तो हों, ठीक है ना। अब आपकी कंपनी में कितने मेंबर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितने मिनिमम लोग मीटिंग में होने चाहिए। मैंने कहा भाई अगर मेरे 1000 शेयर होल्डर्स हैं, अरे कम से कम 5 लोग तो बैठे हो भैया मीटिंग में, वरना क्या मीटिंग, फिर प्राइवेट कंपनी है। हम कहते हैं अरे कम से कम 2 लोग तो हो 200 में से, है या नहीं है, तब तो मीटिंग माने। एक अकेला बंदा शीशे के सामने खड़ा होकर थोड़ा ना मीटिंग करेगा। रेजोल्यूशन कैसे पास होंगे? क्योंकि एक प्रपोज करेगा, एक सपोर्ट करेगा, तो 2 लोग तो चाहिए कम से कम रेजोल्यूशन पास करने के लिए भी। तो उसे हम बोलते हैं कोरम। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हमें चाहिए होते हैं मीटिंग में, उसे बोला जाता है कोरम। कोरम भी अभी बहुत डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, सारे सेक्शंस हैं आपके जनरल मीटिंग के, ठीक है। जब ये दोनों चीजें प्रॉपर होती हैं तब हम कहते हैं कि हाँ मीटिंग प्रॉपर तरीके से क्या हुई, स्टार्ट हुई, ठीक है। अब सिर्फ खाली स्टार्ट होने से थोड़ी ना बात बनती है, मामला आगे भी तो बढ़ना चाहिए ना। अब तुमने किसी को प्रपोज किया, उसने यस तो बोल दिया, अगले दिन ब्रेकअप हो गया, फायदा क्या? हाँ, तुम्हारे पैसे भी वेस्ट गए रोज के। हाँ, यही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? 2 पल की खुशी। 2 पल की खुशी, 2 पल की खुशी ना महंगी ज्यादा पड़ जाएगी, भारी पड़ जाएगी, ठीक है। तो अब अगले दिन ही ब्रेकअप हो गया तो फायदा क्या? तो कहानी तो खत्म हुई, मगर उससे पहले खत्म हो गई वैसे ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो ऐसा कुछ हो जाएगा अगर प्रॉपरली आपकी मीटिंग जिस पर्पस के लिए बुलाई गई है वो पर्पस हमारा अचीव नहीं होता है। तो हम कहते हैं प्रॉपरली कंडक्टेड हो, यानी कि जिन रेजोल्यूशंस को पास हमें करना था। मीटिंग किस लिए बुलाई थी? कंसेंट लेनी थी ना शेयर होल्डर्स की कुछ काम करने के लिए। जैसे सपोज करो मुझे नोएडा वाली फैक्ट्री बेचनी थी कंपनी को, तो किसी कंसेंट चाहिए? शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डर्स से वो कंसेंट लूंगी ना, जब उस कंसेंट को लेती हूँ तो उसे क्या कहते हैं? पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। मैं सबको एक एक रेजोल्यूशन पकड़ाऊंगी कि भैया रिजॉल्व्ड दैट सच एंड सच फैक्ट्री दिस प्रॉपर्टी नंबर बियरिंग दिस हैज बीन सोल्ड एट दिस प्राइस टू दिस पर्सन, ठीक है ना। और जब तुम सबने हैंड रेज कर दिया, हाँ जी मंजूर है बेच दो, तो यानी कि मैं मानूंगी कि रेजोल्यूशन पास हो गई। रेजोल्यूशन पास हो गया यानी कि मुझे शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल गई। रेजोल्यूशंस भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, 106, 107, 108 ये सारे सेक्शंस जो है रेजोल्यूशंस के भी पढ़ेंगे मीटिंग्स में, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी रेजोल्यूशंस हम लेके चले थे कि हमें ये जो है पारित करना, जैसे पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं ना, तो इसी ढंग से मीटिंग में क्या पास होते हैं? रेजोल्यूशन पास होते हैं। जो रेजोल्यूशन पास हो गए यानी कि कंपनी अब वो काम कर सकती है, ठीक है। तो पासिंग एंड मूविंग ऑफ रेजोल्यूशन प्रॉपर तरीके से हुआ हो। दूसरा, वोटिंग भी ढंग से हुई है। वोटिंग अगर ढंग से ना हुई हो, जैसे मैं चेयरमैन, ठीक है, मैंने कहा हाँ जी नोएडा वाली फैक्ट्री बेचनी है, हैंड रेस। तुम लोग हैंड रेस करते उससे पहले मैंने कहा पास 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 पास। मैंने कहा मैडम हैंड रेस तो गिन लो। मैंने कहा नहीं नहीं बस मैं चेयरमैन हूँ, मैंने कह दिया पास पास पास। हाँ, तो वोटिंग हुई प्रॉपरली? नहीं। तो हमें कहते हैं रेजोल्यूशन भी तो तभी पास माना जाएगा ना जब वो प्रॉपर वोटिंग से पारित होगा, जब वो प्रॉपर वोटिंग से पास होगा। तो ये दोनों काम प्रॉपर होंगे तब हम कह सकते हैं कि मीटिंग क्या है? प्रॉपरली कंडक्टेड। हाँ जी, बात समझ में आई? 3 टर्म समझ में आई? सबसे पहले मीटिंग प्रॉपरली बुलाई गई हो, प्रॉपरली कॉल्ड। दूसरा, प्रॉपरली कन्वीन्ड, यानी कि स्टार्टिंग जो है उसकी बिल्कुल तरीके से जैसे होनी चाहिए कि कोरम हो, चेयरमैन हो, प्रॉपर वैसे हुई हो। और फिर तीसरा, जिस पर्पज से मीटिंग बुलाई थी, जो जो काम हमें मीटिंग में करने थे वो सारे काम मीटिंग में हुए। ये तीनों चीजें होंगी तब हम उससे कह सकते हैं कि हाँ एक मीटिंग हमारी बढ़िया से और अच्छे से हो गई। इन तीनों टर्म्स में बताओ किसको कुछ पूछना है? हाँ जी, क्लियर है सबको? आगे चले? चलो, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एजीएम से। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एजीएम का टाइम। क्या फुल फॉर्म है इसकी? एनुअल जनरल मीटिंग, सेक्शन 96, ठीक है जी। अब देखो, मैंने कहा कि हर साल मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन मीटिंग के होने के ना बच्चे कुछ क्राइटेरिया हैं। पहले मैं तुम्हें वो समझाऊंगी, फिर मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगी, तुम सब यही सॉल्व करके मुझे बताओगे, डेट्स बताओगे, ठीक है। देखो, अगर अभी ना जो फर्स्ट टाइम जो कंपनी एजीएम करती है, जो नई नवेली कंपनी है, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम पुरानी एजीएम की बात करते हैं, पुरानी कंपनी की बात करते हैं, जो 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी है, जो अपनी पहली फर्स्ट एजीएम कर चुकी है,
हम ये कहते हैं भाई हर साल में मीटिंग होनी है, लेकिन उस मीटिंग के आपको 3 क्राइटेरिया पूरे करने हैं। पहला कि आपकी जो एजीएम है वो इन ईच कैलेंडर ईयर होनी चाहिए। इन ईच कैलेंडर ईयर का क्या मतलब है? अगर मैं 2022 की मीटिंग की बात करूं तो 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले आपकी क्या हो जानी चाहिए? मीटिंग हो जानी चाहिए। कैलेंडर ईयर तो वही जनवरी टू दिसंबर ही चलेगा। फिर दूसरा हम ये कहते हैं 2 मीटिंग्स के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। गैप बिटवीन 2 AGMs shall not be more than 15 months। अब इन सबकी रेलेवेंस भी समझाती हूँ, ठीक है। और तीसरा जनरल मीटिंग का सेक्शन नहीं है, ये हमारे ऑडिट एंड अकाउंट्स से एक सेक्शन है, सेक्शन 129। ये थोड़ा ध्यान से समझना। सेक्शन 129 क्या कहता है कि भाई आप एजीएम क्यों बुला रहे हो? पर्पस क्या है एजीएम बुलाने का? पूरे साल का लेखा जोखा दिखाना है शेयर होल्डर को। भाई पैसा तो उसी का लगा हुआ है शेयर होल्डर का, उसको बताओगे ना पूरे साल की उसके पैसे का तुमने क्या इस्तेमाल किया और क्या इस्तेमाल नहीं किया। तो हम ये कहते हैं कि तुम्हें उन्हें क्या दिखाने हैं? अकाउंट्स दिखाने हैं। और अकाउंट्स कैसे होने चाहिए? ऑडिटेड होने चाहिए। अनऑडिटेड अकाउंट्स दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो डायरेक्टर्स कुछ भी लिख दें। भैया 20 करोड़ का प्रॉफिट है, मैंने आगे एक डंडा लगा दिया, ऑडिट तो हुए नहीं अभी, क्या जाता है कुछ भी कर दूं। 20 करोड़ का प्रॉफिट 120 का हो गया, शेयर होल्डर खुशी के मारे रात को नींद नहीं आ रही, उन्हें पता नहीं कितना डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसे अकाउंट्स की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो तुम्हें अपने शेयर होल्डर्स को कैसे अकाउंट्स दिखाने हैं? ऑडिटेड। और तुम्हारे अकाउंट्स की क्लोजिंग कब से कब तक होती है बताओ? क्या चलता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब मार्च को तो अकाउंट्स क्लोज हुए हैं, ऑडिट तो उसके बाद होगा। 31 मार्च से पहले तो ऑडिट नहीं करा सकते ना, ये बात तो समझ में आ रही है। 31 मार्च को तो लास्ट एंट्री हुई तुम्हारी। भाई एग्जाम जब पूरा कर लोगे 3 घंटे का, उसके बाद ही तो एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तुम्हारा, उससे पहले तो नहीं चेक करेगा ना। तो तुम्हारा तो एग्जाम यहाँ पे कब खत्म हुआ? बैलेंस शीट की क्लोजिंग कब हुई? 31 मार्च को। अब हम कहते हैं हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं ऑडिट करा लो, यानी कि 31 मार्च से लेकर 6 महीने। क्या डेट बनी? 30 सितंबर बनी। तो भैया 30 सितंबर से पहले पहले ऑडिट करा के अपने ये ऑडिटेड अकाउंट्स अपने शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट कर दो, दिखा दो। और अगर मुझे ये वाला क्राइटेरिया पूरा करना है, बात सबको समझ में आई है ना, या मैं दोबारा बताऊं? देखो 31 मार्च को बच्चे तुम्हारे अकाउंट्स क्लोज हुए। क्लोज होने के बाद अब तुम्हारा ऑडिट होगा, उससे पहले तो ऑडिट नहीं हो सकता ना। ऑडिट तो 31 मार्च के बाद ही शुरू होगा। भैया ये सारी बुक्स खाते हमने बंद कर दिए, उठा के अब तुम किसको दे दोगे? ऑडिटर को। तुमने अपने 1 अप्रैल से दोबारा से खाते खोल लिए, पुराने वाले ये जो है उठा के ऑडिटर को दे दिए, और ऑडिटर अब इनकी क्या करेगा? चेकिंग करेगा। अब ऑडिटर को टाइम लगेगा चेकिंग करने में, एक दिन का काम तो है नहीं, पूरे साल के अकाउंट्स हैं है ना। तो यहाँ पर लॉ कहते हैं आप 6 महीने ले लो 31 मार्च से, और 30 सितंबर तक ऑडिट करा के क्या कर दो? अपने मेंबर्स को दिखा भी दो। अब अकाउंट्स मेंबर्स को कहाँ दिखाने हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में। तो मेरे लिए तो ये भी एक क्राइटेरिया आ गया ना कि मुझे 30 सितंबर से पहले पहले एजीएम कंडक्ट करनी है। मतलब 96 नहीं कहता ये सेक्शन, लेकिन 129 कहता है कि भैया 31 मार्च को तुम्हारे खाते बंद हुए, 6 महीने के अंदर अंदर ऑडिट करा के शेयर होल्डर्स को दिखा दो। अब दिखाने कहाँ है? अकाउंट्स एजीएम में। ये कंपलसरी है, तुम घर नहीं भेज सकते अकाउंट्स, तुम्हें एजीएम में ही दिखाने हैं। ये भी लिखा है लॉ में, अभी पढ़ेंगे। तो मेरे लिए तीसरी रिक्वायरमेंट क्या आ गई? कंडक्ट मीटिंग, या ऐसे लिखो प्रेजेंट एनुअल अकाउंट्स within 6 months from close of फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ मेरा? 31 मार्च। 31 मार्च से 6 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक वाला है, तो फिर मेरे 6 महीने कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 जुलाई से।
मतलब मेरी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल ईयर है और वो जिस दिन बंद हो रहा है वहां से 6 महीने के अंदर अंदर मुझे ऑडिट करा के वो कहाँ प्रेजेंट करने हैं, मेंबर्स के सामने एजीएम में प्रेजेंट करने हैं। अब देखो ये 3 क्राइटेरिया आ गए मेरे पास और तीनों मुझे फुलफिल करने हैं। एजीएम तो एक ही है, तो एक ही एजीएम की डेट के लिए मुझे ये तीनों क्राइटेरिया पूरे करने हैं। अब देखो कैसे होंगे। अभी ये कौन सी कंपनी की मीटिंग की बात कर रही हूँ, जो पुरानी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एजीएम की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी हो सकती है, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर तुम्हें पहला एग्जाम्पल जो है वो मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, दूसरे वाले की डेट तुम मुझे बताओ, ठीक है। पहले ये तीनों चीजें मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना, क्लियर है। हर साल क्या हो गया, 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर, ठीक है। 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं, और तीसरा क्या है, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ वहां से 6 महीने, ठीक है जी। चल हटा दूं, ये नोट हो गया। हाँ जी, ऑनलाइन में हटा दूं, आगे चले। चलो अब देखो, इधर मैं ले रही हूँ फाइनेंशियल ईयर, इधर मैं आपका ले रही हूँ सेक्शन 96 की दोनों रिक्वायरमेंट, और इधर मैं सेक्शन 129 की रिक्वायरमेंट, और इधर मेरी एजीएम की एक्चुअल डेट, ठीक है जी। सपोज करो फाइनेंशियल ईयर लेते हैं हम 1495 टू अप्रैल से हो गया ना 31 मार्च 96, यही फाइनेंशियल ईयर बनेगा आपका, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। सेक्शन 96 की पहली रिक्वायरमेंट क्या कहती है, इन ईच कैलेंडर ईयर की लास्ट डेट बताओ। 31/12/95 लिखूं या 96 लिखूं? 90। अरे फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है, 96 में, 96 में, ये रहा इस साल का दिसंबर। क्योंकि देखो मीटिंग बुलाओगे तो तुम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही, मिडल में तुम ना बुलाओगे। अगर तुम्हें इस फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स दिखाने हैं या इस फाइनेंशियल ईयर की तुम्हें डिटेल्स देनी है, तो जब वो पूरी हो जाएंगी उसके बाद ही तो दोगे, काम पूरा हो जाएगा तभी तो किसी को बताओगे, ठीक है। तो 31/12/96 पहली डेट तो तुम्हारे पास ये आ गई, ईच कैलेंडर ईयर। अच्छा, दूसरा वाला 15 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। अभी ये मैं पहली बार ले रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि पहली मीटिंग कब हुई थी, तो ये वाली अभी सेकंड रिक्वायरमेंट छोड़ते हैं। सेक्शन 129 क्या कहते हैं, कितने टाइम के अंदर अंदर आपको अपने अकाउंट पेश करने हैं, 6 महीने। 6 महीने कहाँ से स्टार्ट करूं, 31/3 से। 31/3 से 6 महीने स्टार्ट करे तो कहाँ चले गए, 30 सितंबर 96, यही हुआ ना, ठीक है। अब मेरे पास देखो 2 डेट्स आ गई। अब अगर मैं पहली वाली डेट कंप्लाई कर लूं जो पहले पड़ रही है, तो दूसरी अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लाई हो जाएगी। भाई मुझे लॉ क्या कह रहा है कि आपको मीटिंग करनी है इससे पहले, है ना, और मुझे लॉ क्या कह रहा है, मुझे मीटिंग करनी है इससे पहले। अब अगर मैं इससे पहले मीटिंग कर लूं तो इससे पहले तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तुम्हारे पास डेडलाइन है कि भैया दिसंबर से पहले पहले काम कर लो, तुमने अगस्त में ही काम कर लिया, दिसंबर की डेडलाइन मीट हो गई नहीं होगी, हो गई ना। तो अगर मैं अपनी मीटिंग 30 सितंबर 96 से पहले पहले कर लूं तो दोनों डेडलाइंस मीट हो गई नहीं हो गई, दिसंबर वाली भी हो गई और सितंबर वाली भी हो गई। तो मैंने अपनी मीटिंग कर ली 1 अगस्त 96, दोनों रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो गई, दोनों डेट से पहले मैंने मीटिंग कर ली, कहीं मैं कहीं डिफॉल्टर नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। दिसंबर तक क्यों जाना है, अगस्त में काम खत्म कर दिया मैंने, मेरी सितंबर वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी और मेरी दिसंबर वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ जी, ऑनलाइन में, हाँ जी बोलो। हाँ हाँ 96 में, सेक्शन 96 में भी 96 क्यों आया, ये तो मैंने साल लिया है, ये सेक्शन नहीं है। यस मैम, उसी वाले में ईयर में 96 क्यों है, फर्स्ट वाले में सेक्शन 96 के अंदर, ये तो सेक्शन 96 मैम है। इसके अंदर आपका कैलेंडर ईयर कब खत्म होता है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर, तो मैंने भी तो वही लिया 31 दिसंबर 31/12, किस साल का, जिस साल मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। मेरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ, अच्छा, तो इस साल का जो भी दिसंबर है वो मेरा क्या हो गया, नीच कैलेंडर ईयर। जो भी डेट्स कैलकुलेट करनी है ना बच्चे, वो यहां से करनी है।
जो भी मंथ कैलकुलेट करोगे, कैलेंडर ईयर कैलकुलेट करोगे, वो सब कहां से करोगे? यहां से कैलकुलेट करोगे, मार्च से। चल रहे हैं आगे भी और क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी, और कुछ पूछना है? पहली बात सबको समझ में आई? तो पहली मीटिंग मैंने कब कर ली? 1 अगस्त 96। अब दोबारा से डेट्स लिख रही हूँ, अब तुम मुझे बताओ, ठीक है, कि मीटिंग कब से पहले हो जानी चाहिए। आ जाओ। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यही होगा ना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, गलत तो नहीं लिख रही? ठीक है ना, पहला वाला 95 96, दूसरा 96 97। अच्छा जी, अब सेक्शन 96 की पहली रिक्वायरमेंट, मीटिंग पहले कैलेंडर ईयर से पहले। पहली डेट कौन सी लिखूं? 97 आ गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे अब इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ले सकती हूँ कि 2 मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास पहली वाली मीटिंग की क्या है, डेट है 1 अगस्त 96 से 15 महीने गिन लो, गिनो पिछली मीटिंग से 15 महीने, क्या बैठेगा? 31 अक्टूबर 97, यही बैठेगा 15 महीने। तो इस वाले सेक्शन की दोनों डेट्स आ गई मेरे पास। अब आ जाओ यहाँ पर सेक्शन 129, कितने टाइम में अकाउंट दिखाने हैं? 6 महीने। 6 महीने कहां से स्टार्ट करूं? यहां से। क्या बैठेगा? डेट बताओ। 30 सितंबर 97। अब 3 डेट्स आ गई मेरे पास। तो जो डेट सबसे पहले पड़ रही है उससे पहले पहले एजीएम कर लो, सारी डेट कंप्लाई हो जाएगी। कब से पहले पहले कर लूं मीटिंग? 30 सितंबर 97 से पहले पहले मैं मीटिंग कर लूं। अगर मैं 30 सितंबर 97 से पहले पहले मीटिंग कर लेती हूँ, बहुत बढ़िया बात, नथिंग कैन बी लाइक इट, टाइम से काम हो जाए और क्या चाहिए। लेकिन लेट लतीफ कंपनी है, कर ही नहीं भाई 30 सितंबर से पहले पहले मीटिंग। अब अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, देर सवेर हो जाए, तो किसके पैर पकड़ने? आरओसी के, माई बाप। कंपनी भी पहुंच गई, पैर पकड़ लिया आरओसी के, सर नहीं हो पा रही 30 सितंबर से पहले पहले मीटिंग, एक्सटेंशन दे दो। एक्सटेंशन क्या मतलब? एक्स्ट्रा टाइम दे दो। जब तुम्हारा एग्जाम 3 घंटे में नहीं होता तो एग्जामिनर को क्या बोलते हो? सर 5 मिनट दे दो, सर 5 मिनट दे दो, है ना। एग्जामिनर अच्छा होता तो दे भी दे, लेकिन वो 5 मिनट एक्स्ट्रा तुम्हें दे नहीं दे, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमारा एग्जामिनर कौन है? आरओसी, है ना। पैर पकड़ने किसके जा रहे हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के, आरओसी के। तो हमने भी आरओसी के पैर पकड़े, हमने कहा सर दे दो टाइम, दे दो टाइम। अब लॉ कहता है कि अगर आरओसी चाहे तो आपको 3 महीने की एक्सटेंशन दे सकते हैं, 3 महीने से ज्यादा की नहीं। तो मुझे यहाँ से अगर 3 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है, 3 मंथ्स एक्सटेंशन, तो पूरा अक्टूबर मिल गया, पूरा नवंबर मिल गया और पूरा दिसंबर मिल गया। तो मुझे डेट यहाँ पे क्या मिल गई? फिर से 31/12। अब मैं अपना अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर की स्टार्टिंग में भी क्या कर सकती हूँ? मीटिंग कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रही है ना ये डेट सब? एक्चुअली एक्सटेंशन ऑडिट के लिए, मीटिंग के लिए। मीटिंग के लिए। तो मैम अगर ऑडिट उससे पहले हो गई तो मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? ऑडिट कितने टाइम में हुए हैं वो हम यहाँ नहीं देख रहे, हम तो मीटिंग्स की डेट पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली आपको ऑडिट भी लेट हुआ होगा, और मीटिंग लेट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। भाई मीटिंग किसी भी कारण आप कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो, चेयरमैन नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, या व्हाटएवर भी दी रीजन, या कोई केस चल रहा है जिसके कारण स्टे लगा हुआ है कंपनी के ऊपर, ठीक है ना। कुछ भी रीजन हो सकता है, खाली ऑडिट ही रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब वो तो कंपनी की रिक्वायरमेंट में है कि उसको एक्सटेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो 30 सितंबर से पहले पहले मीटिंग कर लो, नहीं कर पा रहे तो हाथ पर जोड़ लो, क्या ले लो? एक्सटेंशन ले लो। कितने महीने की? 3 महीने की। दिसंबर तक का टाइम मिल गया, डिफॉल्टर नहीं कहलाओगे, है ना। अब 31/12 से पहले पहले मीटिंग करोगे तो ये डेट भी फुलफिल्ड। कौन सी डेट तुम्हारी फुलफिल नहीं हुई? ये वाली फुलफिल नहीं हुई, देख रहे हो। लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं अगर ये फुलफिल नहीं हुई। क्यों? माई बाप ने सर पे हाथ रख दिया आपके, तुम्हें एक्सटेंशन खुद किसने दी है? जब आरओसी ने तुम्हें 31/12 तक का टाइम दे दिया, तो फिर तो जो भी डेट है कोई मायने नहीं रखती, है ना। तो अब तो 31/12 से पहले पहले तुम मीटिंग कभी भी कर सकते हो। तो ये लेकिन एक्सटेंशन इजीली नहीं मिलती है, बड़े कहते हैं ना पैर रगड़ने पड़ते हैं तब एक्सटेंशन मिलती है। दूसरा फाइनेंशियल ईयर समझ में आया? नहीं आया तो पहले पूछ लो। हाँ जी, ऑनलाइन में मैम
जैसे 1 अगस्त से हाँ खुशी जी, आप 1 सितंबर भी ले सकते हो। 1 अगस्त 96 तो मैंने ऐसी कोई इमेजिनरी डेट ली है अपनी तरफ से, आप सितंबर ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैम 1 अगस्त से काउंट किया है हमने 15 मंथ्स, तो उसमें अगस्त भी काउंट होगा। हाँ पूरा अगस्त होगा ना, यस। ठीक है ना, क्योंकि अगस्त की 1 तारीख को की है तो पूरा अगस्त काउंट हो जाएगा। हमें तो 15 मंथ्स गिनने हैं ना, तो आधा महीना भी काउंट होगा उसमें। हाँ जी क्लियर है। हम तो इसमें एक्चुअल डेट मानेंगे क्या? किसमें? 31/12। हाँ 31/12 मान लो कि मैंने मीटिंग 31/12 को ही की, तुम इससे पहले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31/12 तो तुम्हारे पास लास्ट डेट आ गई, तुम उससे पहले कभी भी कर लो, 1 दिसंबर कर लो, 2 दिसंबर कर लो, 15 दिसंबर कर लो, 20 दिसंबर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये मान लिया कि मैंने 31/12 को मीटिंग की, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ तीसरा फाइनेंशियल ईयर। अब तीसरे फाइनेंशियल ईयर की डेट्स तुम मुझे बताना कि किस डेट से पहले पहले आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होगा? 1497, 31/3/98। हाँ जी, सेक्शन 96 की पहली रिक्वायरमेंट, ईच कैलेंडर ईयर कौन सा? 31 दिसंबर 98। दूसरा 15 महीने, 15 महीने कहां से? यहां से करो काउंट, 15 मंथ्स। हाँ जी 31 मार्च कौन सा साल? 99 चला जाएगा, ठीक है ना, 31 मार्च 99, ये रहे तुम्हारे 15 महीने। अब सेक्शन 129, 30 सितंबर 6 महीने यहाँ से 30 सितंबर कौन सी डेट आई? 30 30 सितंबर। किस डेट से पहले पहले मुझे मीटिंग करनी है बताओ? कौन सी डेट सबसे पहले फॉल हो रही है? 30 सितंबर 90। कर ली मीटिंग, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फिर लेट लतीफ है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कोई 8 बजे बोलता है तो हम अपने आप मान के चलते हैं ना, 9 साढ़े 9 बजे से पहले कौन आएगा? होता ना, वो शादी के कार्ड में लिखा होता है 7 बजे बारात, वो अंडरस्टूड होता है 11 बजे से पहले कहाँ आएगा दूल्हा, है ना। और वो लिखा होता है, डिनर लिखा होता है 8 बजे, डिनर कितने बजे शुरू होता है? 11 बजे से पहले शुरू नहीं होता, है ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पे भी हमारी कंपनी भी वही, अरे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, हुआ ही नहीं। अब अगर 30 सितंबर से पहले पहले तुम्हारी मीटिंग नहीं होती है, तब मुझे बताओ कि क्या करना पड़ेगा? आरओसी के पैर पकड़ लो फिर से, माई बाप, है ना, माई बाप चढ़ावा खाएगा, और चढ़ावा तो देखो लगेगा, है ना। तो चढ़ावा चढ़ाओ और क्या मिलेगी तुम्हें? एक्सटेंशन। कितने महीने की? 3 महीने की। कहाँ से 3 महीने की? जो आपकी सबसे पहली डेट पड़ रही है। सबसे पहली डेट कौन सी पड़ रही है? 30 सितंबर की। तो यहाँ से तुम्हें फिर से क्या मिल सकती है? एक्सटेंशन। लेकिन एक्सपेंसेस नहीं है, सॉरी, दिस इज एक्सटेंशन। यहाँ से एक्सटेंशन मिलेगी कितने महीने की? 3 महीने की। फिर से तुम्हारे पास टाइम मिल गया तुम्हें कहाँ तक का? 31/12। ये बात समझ में आती है सब? अब देखो, हर साल की एक मीटिंग हो रही है नहीं हो रही, चाहे मैं एक्सटेंशन ले रही हूँ, चाहे मैं बिफोर टाइम कर रही हूँ, मैं ऑन टाइम कर रही हूँ। 96 में भी मेरी एक मीटिंग हो गई। देखो 3 फाइनेंशियल ईयर लिए और 3 मीटिंग है या नहीं है, बता दो। 96 की भी है, 97 की भी और 98 की भी। यही समझाया था मैंने तुम्हें एजीएम में, जितने साल उतनी मीटिंग। यहाँ तक हाँ जी, आरओसी को, अच्छा हाँ जी, इसमें बताओ कुछ पूछना है? अब मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि ये भी हो सकता है, जैसे मम्मी ने बोला था ना, बेटा अगले बर्थडे पे इस बार का भी मिला के बड़ा वाला गिफ्ट दे देंगे, है ना। तो आप 1 साल में क्या कर सकते हो? 2 मीटिंग भी कर सकते हो। देखो वो कैसे होगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं पूछना। हाँ जी क्लियर है आपको पीछे क्लियर है ना सबको? चलूँ ना आगे बढ़ूँ? ठीक है। वैसे अगर कहीं पे कुछ बाय बाय हो ना, घर जाके एक बार पढ़ लेना। मैंने इतने सिंप्लीफाइड तरीके से कराया, अभी तुम्हें लग भी रहा हो, घर जाके एक बार बस पढ़ लेना इस एग्जाम्पल को, तुम्हें सारी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी, अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत डाउट होगा अभी तो, ठीक है। अच्छा चलो, अब एक एग्जाम्पल और ले रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें भी डेट्स तुम ही बताओगे मुझे। अब इसमें ना मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रही हूँ। अभी हम क्या ले रहे थे? फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, ठीक है ना। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ।
इसमें जून जुलाई वाला फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं, ठीक है। 1/7 से यानी कि 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है। यही बैठेगा मेरा फाइनेंशियल ईयर अगर मैं 1 जुलाई से 30 जून तक का फाइनेंशियल ईयर लेती हूँ। वही पहला मेरा सेक्शन 96 पहली रिक्वायरमेंट, दूसरी रिक्वायरमेंट, और कौन सा सेक्शन, सेक्शन 129 इसकी रिक्वायरमेंट। हाँ जी, पहली डेट बताओ। 31/12। कैलेंडर ईयर की 31/12। आगे साल कौन सा लगेगा, ये वाला पीछे वाला 96, ठीक है जी। ये वाली ब्लैंक छोड़ दो, पहला फाइनेंशियल ईयर लिया है, पिछली मीटिंग मेरे पास नहीं है। सेक्शन 129 की डेट बताओ। 6 महीने। अब 6 महीने कब खत्म होंगे, यहां से 6 मंथ्स। हाँ जी, 31/12। अब तो एक ही डेट आ रही है तुम्हारे पास, क्योंकि यहां से 6 महीने हो गए ना, तो अब 30 सितंबर थोड़ी ना आएगा। पहले तो हम 31 मार्च से 6 महीने काउंट कर रहे थे, अब तो 6 महीने कहां से काउंट करेंगे, जून से करेंगे, ठीक है ना। अब डेट क्या आ गई, 31/12। तो मीटिंग सपोज करो, मैं ऐसे ही कोई इमेजिनरी डेट ले रही हूँ, आप कोई भी डेट ले सकते हो। मैंने लिया कि मैंने 1 दिसंबर को क्या कर ली, मीटिंग कर ली। 1/12/96 को मैंने मीटिंग कर ली, ठीक है। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर पे आओ। पहले वाले में तो हमने इमेजिनरी ले लिया कुछ। अब फाइनेंशियल ईयर क्या बैठेगा, 1796 टू 3697। हाँ जी, सेक्शन 96 पहला कैलेंडर ईयर 31/12/97। दूसरा 15 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। अब 15 महीने कहां से कैलकुलेट करोगे, यहां से 15 मंथ्स। कितना बैठेगा, 28 फरवरी। काउंट करो पूरा, ये भी तो काउंट करोगे। दिसंबर 1/12 को मीटिंग हुई है, 28 फरवरी 98। सेक्शन 129 6 महीने 31/12/97 31/12/97, ठीक है जी। अब मुझे बताओ सबसे पहली डेट कौन सी पड़ रही है, हमारी मीटिंग किस डेट से पहले हो जानी चाहिए, 31/12। 31/12 से पहले हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी कंपनी कैसी, लेट लतीफ, नहीं की मीटिंग, क्या करें, किसके पैर पकड़े, माई बाप, ठीक है जी। आरओसी ने भी मेहरबानी की और आपको क्या मिल गया, टाइम मिल गया। कितने महीने का टाइम, 3 महीने। जो हमने ऊपर किया ना मैं वही कर रही हूँ, लेकिन अभी तुम देखना कैसे सिनारियो चेंज हो जाएगा। एक्सटेंशन कितने महीने की, 3 महीने की। अब जब 3 महीने की मुझे एक्सटेंशन मिलेगी तो वो कब पड़ेगी, 98। अब सपोज करो मैंने मीटिंग एक्चुअली में की 31 मार्च तक का मुझे टाइम मिल गया, मैंने 1 मार्च को अपनी मीटिंग कर ली, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। तीसरा फाइनेंशियल ईयर 1797 टू 3698, ठीक है जी। पहला कैलेंडर ईयर क्या डेट रहेगी, 31/12, साल बोलो 98, ठीक है जी। अच्छा जी, 15 महीने कहां से, यहां मीटिंग हुई थी मेरी, क्या डेट बैठेगी, 31 में 99। हाँ जी, यहां पर बताओ 6 महीने कहां से, 6 महीने यहां से 6 महीने, 31/12/98। कौन सी डेट मेरी पहले बढ़ रही है, 31/12/98 की डेट मेरे पहले बढ़ रही है। इस बार मैंने अपनी लेट लतीफी छोड़ दी, मैंने कहा इस बार तो काम ऑन टाइम करेंगे। बड़ी जलालत झेल ली, आरओसी के बड़े पैर पकड़ लिए, खूब जलील किया आरओसी ने मुझे, इस बार जलील नहीं होना, ठीक है। तो ऑन टाइम, तो इस बार जो मीटिंग है मैंने वो कौन सी डेट को कर ली, 31/12/98। अब तुम यहाँ पे डेट्स थोड़ा सा देखो, हम अपने सिस्टम से चले, जो सिस्टम ऊपर फॉलो किया था वही सिस्टम फॉलो किया, हमने सिस्टम में कहीं चेंज नहीं किया। लेकिन अब जरा डेट्स देखो, कोई और पेन ले लेते हैं,
ऑरेंज। चलो 96 की यही मीटिंग, ब्लू लेते हैं। अब देखो 97 की जो 96 97 की जो मीटिंग हुई थी वो हमारी हुई कब? 98 में हमारी 2 मीटिंग्स हो रही है, देख रहे हो, एक ये वाली और एक ये वाली। मैंने यही बोला था ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक साल में 2 मीटिंग पड़ जाए, लेकिन नंबर 3 ही है। 3 फाइनेंशियल ईयर्स मीटिंग्स 3 ही है, लेकिन 2 मीटिंग मैंने कब की? 98 में। तो पहले वाली जो मीटिंग है ये मेरे कौन से साल की है? ये मेरे 97 की है। दिस मे हैपन। आप अपने सिस्टम से चलो, जो सिस्टम मैंने समझाया। 3 डेट्स निकाल लो, पहली कैलेंडर ईयर वाली, दूसरी 15 महीने वाली और तीसरी 6 महीने वाली। जो डेट पहले पड़ रही है उससे पहले पहले मीटिंग कर लो, और नहीं कर पा रहे हो तो पैर पकड़ लो आरओसी के, एक्सटेंशन। इसके अलावा कोई और रूल आपका एजीएम पे एप्लीकेबल नहीं। फिर चाहे आपके एक साल में 2 ही मीटिंग्स क्यों ना हो जाए। हाँ जी बोलो। अगर इसमें भी एक्सटेंशन आ गई तो फिर तो एक और। हाँ, अगर इसमें भी तुम एक्सटेंशन में जाते हो फिर तुम्हारा वो अगले साल टप जाएगा, नो डाउट टप जाएगा। वो तो मैं कह रही हूँ ना, हम तो सिस्टम से ही चलेंगे। लेकिन मैंने तुम्हें ये चीज सिर्फ इसलिए दिखाई है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक साल में 2 मीटिंग हो, तो वो उसी साल की 2 मीटिंग नहीं है। पहले वाली क्या है? वो पहले साल की। इसका फाइनेंशियल ईयर इस मीटिंग का क्या लिखा जाएगा? इसका फाइनेंशियल ईयर 96 97 ही डलेगा इस मीटिंग का। डेट चाहे भले 98 में पहुंच गई। ठीक है जी, पहले यहां तक बताओ, सबको समझ में आया? पहली रिक्वायरमेंट एक ही, बोलो, डेट की, इन ईच कैलेंडर ईयर। दूसरी रिक्वायरमेंट, पिछली मीटिंग से 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं। तीसरी बताओ, 6 मंथ्स के अंदर क्या करने हैं? अकाउंट्स पेश करने हैं। और मीटिंग कब करनी है? जो इन सारी डेट्स में से सबसे पहले पड़ जाए। और नहीं कर पाते हो तो क्या करना है? एक्सटेंशन। किससे लेनी है? आरओसी। कितने महीने की? मैक्सिमम 3 महीने। और अगर क्वेश्चन आता है क्या एक साल में 2 मीटिंग्स हो सकती हैं? यस और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और कई बार तो 3 भी हो सकती है अगर कंपनी बीच में फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दे। लेकिन कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर चेंज करना बहुत टेढ़ी खीर है, होता नहीं है ऐसे, लंबा चौड़ा प्रोसीजर है इसका। लेकिन अगर हो जाता है तो हो सकता है कि आपकी और भी मीटिंग पड़ जाए इसमें ड्यू टू चेंज इन फाइनेंशियल ईयर। मगर आपके रूल्स यही अप्लाई होंगे, तुम अपने रूल के हिसाब से करते रहो। किस साल में किसकी मीटिंग पड़ रही है वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, तो ये कौन सी कंपनी की मीटिंग्स पड़ी थी हमने? जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, पुरानी कंपनी है, जिनकी फर्स्ट एजीएम हो चुकी है। अब जिसकी फर्स्ट एजीएम हो, अच्छा कनिष्का जी एक क्वेश्चन आया, सपोज एक्चुअल मीटिंग 12/8/97, इससे 15 मंथ्स लेटर विल बी विच डेट? बच्चे वो तो कैलकुलेट कर लो आप उसमें। आप, मैंने तो एक्चुअल डेट अपनी मर्जी से ली है, आप कोई भी एक्चुअल डेट ले लो, आप वहां से 15 महीने काउंट कर लो। अगर आप और लेट करते हो मीटिंग, अगर आपने क्या बोला है, मैम मैं मीटिंग करती हूँ 12/8/90, मतलब आप यहाँ पे कह रहे हो कनिष्का, कहाँ पे कह रहे हो? 12/8/97 में मीटिंग करने के लिए यहाँ पे 12/8। हाँ, अगर आप 12/8/97 में मीटिंग करते हो तो 15 महीने यहाँ से काउंट करोगे। अगर आप डेट चेंज करोगे तो ऑब्वियसली 15 महीने ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हमारी थी वो मीटिंग्स। अब अगर नई नवेली कंपनी हो, कहते हैं ना नई नवेली बहू आती है घर में तो थोड़ी लीवरेज मिलती है, अरे नहीं नहीं बेटा तुम बैठो, खाना कोई और बना देगा, 2 दिन की चांदनी तो होती है ना। उसके बाद चलो भाई लगो, है ना, काम धंधे में। जिसको ऑफिस जाना है वो ऑफिस जाए, जिसको किचन में जाना है वो किचन में जाए। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। तो पहली एजीएम कर रही होती है ना कंपनी, नई नवेली कंपनी, उसको हम क्या देते हैं? कुछ लिबर्टी देते हैं, मतलब उसको ना हाथ पैर भी कम जुड़वाते हैं, थोड़ा सा हम टाइम भी ज्यादा दे देते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एक्सटेंशन के लिए पैर पकड़ने पड़ रहे हैं आरओसी के। हो रहा है या नहीं हो रहा? नई नवेली कंपनी को हम ये 3 महीने इस टाइम पीरियड में इंक्लूड करके देते हैं। हम कहते हैं आपको आरओसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या कह रही हूँ, हमने ये 3 चीजें पढ़ी थी, यही 3 पढ़ी, लेकिन ये कब थी? जब कंपनी पहली एजीएम नहीं कर रही, दूसरी तीसरी चौथी कर रही। अगर किसी कंपनी की पहली एजीएम हो तो हम कहते हैं यहाँ आपको 6 महीने की जगह कितना टाइम मिलेगा? 9 महीने।
और यहाँ पे 15 महीने की जगह कितना टाइम मिलेगा? 18। बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह रहे हैं कि ईच कैलेंडर ईयर वाला भी क्राइटेरिया आप पे अप्लाई नहीं होगा। बेसिकली देखा जाए तो आप 18 महीने के अंदर अंदर, अगर एक कंपनी नहीं बनी है, पहले तो पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करेगी, है ना, फिर उसके बाद अगर उसके तुम 9 महीने और जोड़ लो तो 12 + 9 कितने हो गए? ये तो 21 ही हो गए। और यहाँ पे तुम्हारा 18 महीने का भी आ गया। तो अगर तुम जिस दिन कंपनी बनी वहाँ से 18 महीने के अंदर भी अगर तुम अपने एजीएम करोगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना ही फर्क है फर्स्ट एजीएम कि आपको यहाँ 6 महीने की जगह कितना टाइम दे दिया उन्होंने? 9 महीने दे दिए। ठीक है जी। और उन्होंने बोला कि भैया जिस दिन आपकी कंपनी बनी उसके 18 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर लो? आप एजीएम। मैम ये बस एक बार ही होगा? ये जिंदगी में बस पहली बार, उसके बाद नहीं जिंदगी में कभी दोबारा मिलेगा। ठीक है ना? फर्स्ट बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बड़ा ग्रैंड होता है, फैमिली करती है, लेकिन वो जिंदगी में एक ही बार होता है, पहला हैप्पी बर्थडे। उसके बाद तो सारे पुराने हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी बस यही है कि जो फर्स्ट एजीएम है, देखो यहाँ पर, लेकिन एक चीज याद रखना, अब इस 9 महीने के बाद फर्दर एक्सटेंशन कोई नहीं मिलेगी। ये नहीं कि पहले तो 3 महीने भी ले लो। इतना भी सासू माँ ने सर नहीं चढ़ाया नहीं बहू को कि पहले तो 3 महीने उसमें ऐड करके दे दिया, फिर 3 महीने की और एक्सटेंशन दे रहे हैं। नहीं जी, अब आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी इस 9 महीने के ऊपर कोई भी, या इस 18 महीने के ऊपर भी आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आती है सबको? तो फर्स्ट एजीएम में और कोई चेंज नहीं है। 6 महीने की जगह कितना टाइम मिल रहा है? 9 महीने का। और इनकॉर्पोरेशन से आपको कितने महीने मिल रहे हैं? 18 महीने मिल रहे हैं कि आप अपनी एजीएम कंडक्ट करें। जो डेट आपकी पहले पड़ रही हो तब आप अपनी एजीएम करें, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं। हाँ जी, क्लियर है एजीएम का? अभी तो हाँ जी बोलो। मैम जैसे जिस डेट पे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस डेट से उसका हाँ, उस डेट से 18 महीने, क्योंकि यहाँ पे पिछली एजीएम तो होगी नहीं ना। उसका फाइनेंशियल ईयर उस डेट से देखते हैं। मतलब मैम जैसे अब कोई कंपनी अब 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हुई तो उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? नहीं, वो फाइनेंशियल ईयर तो उसी दिन से उसका स्टार्ट हो जाएगा ना, वो एक्सटेंडेड होता है। हाँ उसी डेट से होगा। हाँ, उसी डेट से होगा। तभी तो 18 महीने में उसी दिन से गिन रही हूँ। जिस दिन ये 18 महीने जो है ये आपको कहाँ से गिनने हैं? फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि पिछले मीटिंग की तो डेट है ही नहीं ना हमारे पास, नई कंपनी है। तो ये 18 महीने हम कहाँ से गिन लेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो एक डेट आपके पास ये आ गई, एक डेट आपके पास 9 महीने वाली आ गई। जो डेट पहले पड़ रही है उस पे अपनी मीटिंग कर दो। और यहाँ पे तो एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी तुम्हें, तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना? लेकिन आरओसी के पैर नहीं पड़वाए तुम्हें, बस बोला जी ले लो, पहले ही ले लो, तुम्हारे टाइम में इंक्लूड कर दिया हमने 3 महीने। इतना फर्क है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, क्लियर है? ऑनलाइन में बताओ सब। सेकेंड पॉइंट तो अप्लाई होगा, हाँ वही तो बताया मैंने खुशी जी कि सेकेंड पॉइंट तो अप्लाई वैसे तो होगा ही नहीं ना, तो इसलिए 18 महीने कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास पिछली वाली मीटिंग तो है ही नहीं। ठीक है, क्लियर सबको? सेक्शन कौन सा पढ़ा आज हमने? 96। और एक सेक्शन और भी तो पढ़ा, 129। ठीक है, और कितनी कंडीशंस पढ़ी? 3 कंडीशंस पढ़ी, और 3 टर्म्स भी हमने पढ़ी थी। कौन सी 3 टर्म्स पढ़ी थी हमने? प्रॉपरली कॉल्ड, प्रॉपरली कन्वीन, प्रॉपरली। ठीक है, ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी। और कितने तरीके की मीटिंग होती है एक कंपनी में? पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरी जनरल मीटिंग में 2, कौन कौन सी? एजीएम एंड ईजीएम। तीसरी कमेटी मीटिंग, चौथी। ठीक है जी। क्लास मीटिंग्स कहीं कहीं शेयर कैपिटल में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, मीटिंग्स में हम क्लास मीटिंग्स को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा होमवर्क नोटबुक बना ली सबने? सेपरेट होती है? हाँ जी, बिल्कुल सेपरेट बनेगी। ठीक है, गौरव के फेस पे स्माइल आ गई होमवर्क के नाम से। हाँ हाँ जी, चलो होमवर्क ले लो फिर आज। अच्छा आयुषी जी, आपके फेस पे भी आ गई स्माइल होमवर्क के नाम से। चलो लिखो। राइट अ नोट ऑन
एनुअल जनरल मीटिंग, ऑन एनुअल जनरल मीटिंग 5 मार्क्स, ठीक है, यानी कि पूरा सेक्शन 96 लिखना है आपको उसमें। चलो जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जनरल मीटिंग्स को ही हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। पढ़ लेना, जो डाउट आए वो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। हाँ, बुक सबको मिल जाएंगी बाहर से। क्या कह रही है मैम कि कब मिलेगी? अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल से जिसने पे कर दिया उनकी बुक्स तो आ गई हैं शायद, मुझे पता नहीं, पूछ लो एक बार बाहर। तो कोई नहीं, मॉड्यूल से पढ़ लेना, मॉड्यूल में भी सेम ही होगा। देख लेंगे रमनीत जी। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या चीज? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस रेड हियरिंग हमारे सिलेबस में है। हाँ बिल्कुल है, मैंने कराया तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये 3 दिन पहले ही फाइल करना होता मैम है। तो इसे शेल्फ था और डीम्ड हुआ था, रेड हियरिंग नहीं हुआ था। नहीं, रेड हियरिंग नहीं। रेड हियरिंग नहीं करवाया क्या? चलो बता देना, मैं करवा दूंगी। बिल्कुल है, सिलेबस समझाया तो था मैंने रेड हियरिंग की। जब हम हाँ, जब हम प्राइस नहीं लिखते हैं तो फिर हम रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, क्योंकि रेड हियरिंग के बाद हम फाइनल प्रोस्पेक्टस भी इशू करते हैं। मैं करा दूंगी, एक बार याद दिला दूंगी। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त को, तो उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर है, वैसे देखो, जब भी कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका जो आगे आने वाला साल होता है ना, वो माना जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसका जो साल है वो आप 1 अगस्त से ही मान लो। अब अगर 6 मंथ देखते हैं कि अगस्त के क्या नियर है, मार्च नियर है या अगले वाला नियर है, तो इसके तो जो 31 मार्च गया वो ज़्यादा नियर है, तो हम 1 अप्रैल, उसी साल के 1 अप्रैल से उसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो मान लेंगे। लेकिन उसमें उतने मंथ्स क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसमें ये जो 9 मंथ्स है इसमें कम हो जाएंगे। ये 9 मंथ्स तो बच्चे मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। मैम फिर वो जो उसकी फाइनेंशियल ईयर होगी, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग तो 31 मार्च को ही होगी ना, तो फिर उसके आगे देखेंगे ना। तो इसलिए 9 मंथ्स तो आपकी कंपनी कभी भी बनी हो वो तो सेम ही आएगा सर, क्योंकि एंडिंग सबकी 31 मार्च को ही हो रही है, स्टार्टिंग कभी से भी हो रही है, ठीक है, वो चीज़ हो। थैंक यू।